जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन के में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संविधान के स्रोत, संविधान के जो अनुच्छेद किन किन देशों से लिए गए हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो हमारे संविधान में अनुसूचियाँ हैं उनको जो है कौन कौन से कार्यक्षेत्र जो हैं किन किन अनुसूचियों में रखे गए हैं, हम उनको देखेंगे और बारीकी से इनका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्जाम में आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनको हम कैसे बहुत इजीली तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको हम संविधान से जुड़ी सूचियों का हम प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी अनुसूची नंबर 1 को देखते हैं। अनुसूची नंबर प्रथम में दोस्तों जो है पहली अनुसूची में देश के 28 राज्यों, देश के जो हमारे 28 राज्य हैं उनका उल्लेख हमें पहली अनुसूची में मिल जाता है। पहली अनुसूची में देश के सभी 28 राज्यों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी अनुसूची में दोस्तों हमारे जो संवैधानिक पद पर विराजमान है, जैसे राष्ट्रपति महोदय हो, उपराष्ट्रपति महोदय हो गए, और इसके बाद उच्च हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हो गए, उनके वेतन भत्ते और पेंशन का जिक्र आपको संविधान के अनुसूची नंबर 2 में मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। आइए हम लोग देखते हैं अनुसूची, तीसरी अनुसूची को देखते हैं। जो तीसरी अनुसूची है दोस्तों वो उनमें आपको इन्हीं अधिकारियों की, जिन पदाधिकारियों के बारे में हमने आपको बताया, इन्हीं पदाधिकारियों के जो है शपथ से संबंधित तथ्यों का उल्लेख आपको मिलेगा। तीसरी अनुसूची जो है इसमें आपको राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल और इसके बाद जो है मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के जो है शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया का उल्लेख आपको संविधान के अनुसूची 3 नंबर में आपको इनका वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आइए हम देखते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलेगा। दोस्तों, राज्यसभा की सीटें जो हैं किन किन राज्यों से तथा किन किन केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य की कितनी सीटें जो हैं आवंटित की जाएंगी, वह आपको हमारे संविधान के चौथी अनुसूची के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। आइए हम देखते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में और देखेंगे कि 5वीं अनुसूची में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। दोस्तों, पांचवी अनुसूची में हमारे जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन हैं उनका उल्लेख हमारी जो है 5वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। जो हमारे देश भर में फैले हुए अनुसूचित जाति के लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनके क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, उनके क्षेत्रों में किस प्रकार से शासन प्रशासन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, वे सभी हमें 5वीं अनुसूची में देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं हम 6वीं अनुसूची। दोस्तों, बेसिकली हम 5वीं और 6वीं अनुसूची को एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर जब अनुसूचियों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, अलग अलग क्रम पे रखा गया है, तो हम आपको बताते चले कि 6वीं अनुसूची भी हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति से ही संबंधित है। ये जो 6वीं अनुसूची है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन का उल्लेख इसमें किया गया है। असम और त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख 6वीं अनुसूची में किया गया है। और हम दोस्तों आपको बताते चले कि ये अगर इनको याद रखना है आपको, तो ये आप भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाइए, एक दूसरे से सटे हुए सभी राज्य हैं। उम्मीद है दोस्तों आप
इन तथ्यों को ध्यान से देख रहे होंगे और आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छे से उनको सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं हम अनुसूची नंबर 6, 7, 8 और आने वाले सभी 12 अनुसूचियों को बारी बारी क्रमशः देखते चलेंगे। दोस्तों 7वीं अनुसूची के बारे में हम लोग देखेंगे। जो संविधान में हमारे अनुसूची 7वीं अनुसूची है, उसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है, किन क्षेत्रों में किन सब्जेक्टों पर केंद्र का और किन सब्जेक्टों पर राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसके संबंध में विस्तार रूप से हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये तथ्य समझ में आ रहे होंगे। आइए हम देखते हैं आगे के तथ्यों को। दोस्तों अब हम देखेंगे 8वीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों मूल संविधान जो हमारा था उसमें 8वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट जिन तथ्यों को रखा गया उसमें से 22 भाषाओं को रखा गया था। उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख आपको 8वीं अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो हमारा मूल संविधान था उसके जो है 8 ही अनुसूचियाँ थीं। बाद में संविधान संशोधन और ज़रूरतों के हिसाब से इनमें अनुसूचियों का विस्तार किया गया और तथा अन्य सब्जेक्टों को इसमें रखा गया। आइए हम देखते हैं मूल संविधान से हटकर जो और बाकी के अनुसूचियाँ बनाई गई, हम उनके बारे में देखते हैं। जो है संविधान सुधार जब हुआ, संविधान में जब संशोधन हुआ, तब जाकर के हमें 9वीं अनुसूची का जिक्र किया गया और उसमें भूमि सुधार संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया गया। जो हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया तो उसमें जो है भूमि सुधार साथ कृषि से संबंधित कुछ तथ्यों को जोड़ा गया। आइए हम देखते हैं आगे के 10वीं अनुसूची को। दोस्तों इसको हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि 2024 का इलेक्शन आने वाला है। कुछ दल बदलू नेताओं ने दल बदल के अपनी पार्टियों को जो है अलग तरीके से दूसरी तीसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया दल बदल संबंधित प्रावधान। यदि कोई व्यक्ति अपने दल को एक दूसरे दल से तीसरे दल में जा रहा है तो वह इलेक्शन से पहले, ऐसा नहीं है कि वह चुनाव के परिणामों के बाद अपने दल को परिवर्तित करे। ऐसा हमारे 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का जिक्र किया गया है। उम्मीद है दोस्तों ये 10 के 10 अनुसूची आपको समझ में आ गए होंगे। आइए हम देखते हैं बाकी के बचे 2 अनुसूचियों को। 11वीं अनुसूची में दोस्तों हम देखेंगे ग्राम पंचायतों का जो प्रावधान है उनका जिक्र हमारी 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इन सभी सूचियों का जो है जिक्र हम अभी इनको विस्तार में देखेंगे। अब हम देखेंगे 12वीं अनुसूची को। 12वीं अनुसूची जो है दोस्तों इसके अंतर्गत हम नगर निकाय के चुनाव का जो प्रबंध किया गया है वह हमें 12वीं मतलब अनुसूची में देखने को मिलता है। नगर निकाय का चुनाव का अर्थात दोस्तों जो नगर के प्रशासन है उनसे संबंधित जो प्रावधान हैं उनको हमारे संविधान के 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। उम्मीद है दोस्तों हमने आपको शॉर्टकट में आपको बता दिया है। आइए हम बारी बारी से इन सभी जो है अनुसूचियों को एक बार से रिवीजन कर लेते हैं और आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखते देखते आपको इन अनुसूचियों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी और इससे संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर आपको आपके सभी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। आइए दोस्तों हम जो पहली अनुसूची थी जिसमें 28 राज्यों का जिक्र किया है उसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। भारतीय संविधान में पहली अनुसूची जो है भारत देश के विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख
किया गया है। जैसे वर्तमान में भारत की पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों अभी आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 370 के मुद्दे को सॉल्व किया और इसके तहत जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। बिल्कुल उसी तथ्य की बात हो रही है दोस्तों। किसी नए राज्यों का उल्लेख या किसी केंद्र शासित देश का निर्माण के लिए अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। दोस्तों किसी नए राज्य का निर्माण करने के लिए तथा किसी राज्यों की सीमा में फेरबदल या अर्थात परिवर्तन करने में जो है केंद्र शासन का प्रमुख योगदान रहेगा। इस अगर किसी राज्य या उसकी सीमा में या फिर नए राज्य की जो परिवर्तित सीमा होती है या फिर नए राज्य से जुड़े किसी भी विषय पर कोई कानून बनाएगा तो उसको जो है अनुसूची 1 में फेरबदल करने की आवश्यकता होगी। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र जो है घोषित की गई थी। दिल्ली जो है हमारी देश की राजधानी जो है उसको राष्ट्रीय राजधानी का जो दर्जा प्रदान किया गया था वह संविधान के संशोधन द्वारा जो पहली अनुसूची है उसमें फेरबदल किया गया था, जिसके माध्यम से हम हमारी सरकार जो थी उस समय की उन्होंने दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्रदान किया था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये तथ्य समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं जो है दूसरी अनुसूची के बारे में। दोस्तों संविधान का जो दूसरी अनुसूची है, अनुसूची नंबर 2, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में देश के संवैधानिक पद पर जो मतलब पदाधिकारी हैं, जो संविधान में जो उच्च पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और इसके बाद दोस्तों देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते। दोस्तों हमने पहले ही आपको बताया था कि इन सब के वेतन और भत्तों का जिक्र अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। संक्षिप्त में कहें तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और उनके पेंशन का उल्लेख किया गया है। दोस्तों उम्मीद है पॉइंट नंबर 2 अर्थात अनुसूची जो 2 नंबर अनुसूची थी, 2 नंबर अनुसूची थी, उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। दोस्तों तीसरी अनुसूची के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो तीसरी अनुसूची है, संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय और जो हैं के जो न्यायाधीश हैं आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ व्यवस्था जो है वह अनुसूची 3 नंबर में की गई है। तीसरी अनुसूची में प्रावधान इनका किया गया। संक्षेप में कहें तो तीसरी अनुसूची में इन सभी पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित जो हैं तथ्य उनको उल्लेखित किया गया है। आइए देखते हैं हम चौथी अनुसूची से संबंधित कुछ तथ्य। चौथी अनुसूची में भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में जो है राज्य में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जिसमें यह निर्धारित किया गया है किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी। दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया था कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा से संबंधित तथा केंद्र शासित राज्य जो हैं और क्या बोलते हैं राज्य और केंद्र शासित राज्य और राज्यों से मतलब जो जितनी भी सीटें आएंगी राज्यसभा की उसका निर्धारण कहाँ पे किया जाएगा, जो है अनुसूची नंबर 4 में इसका अध्ययन या निर्धारण किया जाएगा। अनुसूची नंबर 4 जो है बेसिकली इसमें राज्यसभा से संबंधित तथ्यों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों
मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर इस वीडियो को देख लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं हम अनुसूची नंबर 5वीं और 6वीं। 5वीं अनुसूची बेसिकली दोस्तों हम देखेंगे जो 5वीं अनुसूची है उनमें विभिन्न विषयों का जिक्र किया गया है, जो कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जो जातियां हैं और अनुसूचित जो जनजातियां हैं हमारे देश में, उनके विषय में इनका उल्लेख किया गया है। दोस्तों हम आपको बताते चले कि यह क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिनके प्रशासन संबंधित जानकारी 5वीं अनुसूची में दी गई है। उनके शासन और प्रशासन की जो मतलब अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके शासन और प्रशासन से संबंधित जो जानकारी है वह 5वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। आइए हम देखते हैं 6वीं अनुसूची के बारे में। 6वीं अनुसूची बेसिकली उसी पॉइंट को 6वीं और 5वीं जो है हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वे जो हैं 6वीं और 7वीं 5वीं और 6वीं जो है तो एक ही विषय से ताल्लुक़ रखते हैं, बशर्ते कि जो हैं इनमें कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का प्रयोग किया गया है, लिखित रूप में इनका वर्णन किया गया है। जैसे दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियां जो हैं इनके प्रशासन के प्रावधान के बारे में यह अनुसूची अर्थात 6वीं अनुसूची जो है यह आप हमें जो है ज्ञान प्रदान करता है। यह अनुसूची भी महत्वपूर्ण है। याद रखने के लिए आप असम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम ATTMM इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आप अच्छे से इसको पढ़िए, आप अपने माइंड में लेकर के चलिए, इसको किसी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिक देखना है तो ये देश के पूर्वोत्तर राज्य अर्थात आप एकदम से पूर्व में चले जाएंगे तो ये सभी राज्य एक दूसरे से सटे हुए आसपास में ही आपको मिल जाएंगे, तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो इनका जो है आसानी से जो आप इनको पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं हम 7वीं अनुसूची और आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं जो है 7वीं अनुसूची के बारे में। बेसिकली जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों उसको हम आपको बताते चले कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का वर्णन किया गया है। केंद्र की शक्तियाँ और राज्य की शक्तियाँ जो किन किन सब्जेक्टों पर, किन किन सूचियों में जो हैं राज्य और तथा केंद्र किन किन सूचियों में अपने अपने कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी देती है। जो 7वीं अनुसूची है केंद्र और जो राज्य हैं उनके शक्तियों के बंटवारे के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेगी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों 7वीं अनुसूची। इसमें दोस्तों थोड़ा बेसिकली आपको देखना पड़ेगा। इसमें समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियां हैं। किन सूचियों पर किन सूचियों पर राज्यों को तथा किन किन सूचियों पर केंद्र को, और कौन से ऐसी सूचियां हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। संघ सूची पर दोस्तों केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसा कि संघ से ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है और राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है। तथा समवर्ती सूची, सम दोस्तों बराबर होता है, इसलिए दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों जब कभी भी इन दोनों के कानूनों में टकराव की स्थिति पैदा होगी तो केंद्र सरकार अर्थात संघ के कानून को वरीयता प्रदान की जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये तथ्य समझ में आ रहे होंगे। अब आइए हम देखते हैं संघ सूची के विषयों के बारे में। दोस्तों जो संघ सूची का विषय है, संघ सूची में उल्लिखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या सांसद के पास होता है। दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि जो ये संघ सूची है इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। और संविधान लागू होते समय इसमें 97 विषय थे। जो हमारे देश में संविधान जब लागू हो रहा था तो संघ सूची में जो है 97 विषय थे और वर्तमान में लगभग 100 विषय, इसमें बढ़कर 3 विषय जो बढ़े तो वे 100 हो गए।
भारतीय सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में ही उल्लेखित किए गए हैं। राष्ट्रीय महत्व से संबंधित दोस्तों जो राष्ट्रीय देश से संबंधित जो जितने भी तथ्य थे उनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार अर्थात संघ सूची में उन सब्जेक्टों को शामिल कर दिया गया, जैसे कि विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, पैसों और धन वित्तीय जो मामले हैं उनसे भी संबंधित कानून जो है संघीय सूची में रखा गया। बैंकिंग आदि विषय जो हैं हमारे देश के वे सभी केंद्र शासित संघ से संबंधित संघ सूची में रखे गए सब्जेक्ट हैं। आइए हम देखते हैं अन्य सब्जेक्ट को जो केंद्र में रखे गए हैं, केंद्र सूची में रखे गए, संघ सूची में रखे। सॉरी दोस्तों, जो राज्य से संबंधित जो सब्जेक्ट थे उनका जो है केंद्र से संबंधित जो विषय थे उनके बारे में हमने वर्णन किया। अब आइए हम देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में जो सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा इशू आ गया है PDF में, इसकी वजह से आपको राज्य सूची नहीं दिख रही होगी। स्टेट लिस्ट, राज्य की जो सूची है उसमें कानून बनाने का अधिकार बेसिकली राज्यों को होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, केंद्र सरकार वह कानून मतलब जो दिल्ली से संचालित जो कानूनों का निर्माण होता है वे सभी कानून संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। बाकी उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, जैसे कि हम उदाहरण में आपको लेते हैं यूपी राज्य में जो कानून बन रहे हैं, जो बनाए जा रहे हैं, वह माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार या विधानमंडल को होता है। जिस प्रकार से संघ में जो है सांसद या केंद्र को होता था, उसी प्रकार से हमारे जो राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं, उन राज्यों में कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को और अथवा राज्य सरकार को होती है। यह कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। जैसा कि यूपी राज्य में जो है कुछ विधानमंडल जो है वो कुछ अलग कानून बना सकते हैं, MP का कुछ अलग, महाराष्ट्र का कुछ अलग। ये लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने राज्य में कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम आगे कुछ तथ्यों को। राष्ट्रीय हितों से संबंधित होने पर केंद्र सरकारें भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। वे विषय दोस्तों, वे विषय जो राष्ट्रीय हित से संबंध रखते हों, जिनका हित जुड़ा हो राष्ट्र से, देश से जुड़ा हुआ जो विषय है, उन सभी विषयों पर कानून संघ सरकार, केंद्र सरकार बना सकते हैं। आपातकाल का समय, जब देश में आपातकाल की स्थिति बनी हो, उस समय राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सांसद के पास होता है। सांसद के पास जब आपातकाल की स्थिति हो तो राज्य में भी सभी देश के सभी राज्यों में भी कानून बनाने का अधिकार जो होता है हमारे देश के सांसद के पास होता है। लेकिन दोस्तों, आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक ही मान्य रहता है। आपातकाल जैसे ही खत्म हुआ तो 6 महीने बाद वह जो कानून सांसद ने बनाया रहेगा आपातकाल के समय, वह कानून 6 महीने बाद ही खत्म हो जाएगा। 6 महीने तक ही उसकी मान्यता उस कानून की रहेगी। संविधान के लागू होते समय, जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था, तो इस राज्यसभा में कुल मिला जुला करके 66 विषय थे। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में इनमें से कुछ सब्जेक्टों को 5 सब्जेक्टों को निकाला गया, जिसके अंतर्गत अभी वर्तमान समय में इसमें 61 सब्जेक्ट सिर्फ बचे हुए हैं। राज्य सूची में प्रमुख विषय हैं जो कि जैसे कि पुलिस, राज्य सूची में शामिल प्रमुख विषय हैं पुलिस, राज्य की पुलिस प्रशासन, जेल, स्थानीय शासन, कृषि आदि सभी विषय जो हैं राष्ट्रीय हित के नहीं हैं। वे सभी विषय जो राष्ट्रीय हित के नहीं हों, उन सभी विषयों पर कानून राज्य सरकारें बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारे सब्जेक्ट जो हैं समझ में आ रहे होंगे। आइए दोस्तों हम देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वे सूची हैं दोस्तों जिनमें
दोनों सरकारें, चाहे केंद्र हो या अथवा राज्य हो, दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं। किंतु ऐसा सिचुएशन जब आए केंद्र और राज्य दोनों परस्पर आपस में दोनों के बनाए हुए कानूनों का टकराव हो तो जो है केंद्र सरकार के कानूनों की मान्यता अधिक होगी। केंद्र सरकारों के केंद्र सरकार के कानून बेसिकली मान्य होंगे। समवर्ती सूची में उल्लेखित विषय जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों के पास होता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। बिल्कुल, यानी कि इसमें जो विधानमंडल भी है कानून बना सकते हैं तथा सांसद भी कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों के कानून में विपरीत होने पर सांसद का बना कानून ही मान्य होगा। दोस्तों हमने बताया कि जब राज्य और केंद्र से जो कानून बने होंगे तो अगर इन दोनों में टकराव की स्थिति होगी तो केंद्र सरकार के कानूनों को मान्यता अत्यधिक मिल जाएगा। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। दोस्तों ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते रहते हैं कि अगर समवर्ती सूची को दुनिया के किस संविधान से लिया गया है, तो समवर्ती का सूची जो है दोस्तों ये हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में मूल संविधान जब लागू हुआ था, समवर्ती सूची में केवल और केवल 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसे 52 विषय हैं। इसमें जो है समवर्ती सूची में इस समय दोस्तों 52 विषय शामिल हैं। इनमें कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे कि विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली वन आदि। इन सभी बिजली और वन जो हैं उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार मतलब दोनों को है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून समवर्ती सूची में बना सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है उसके बारे में देखते हैं। 8वीं अनुसूची में दोस्तों बेसिकली जो है संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची 8वीं अनुसूची को माना गया है। और आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपकी परीक्षा होती है, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें जो है 8वीं अनुसूची से प्रश्न अनिवार्य रूप से दोस्तों यानी कि निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो 8वीं अनुसूची है उनमें 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तब मूल संविधान में सिर्फ और सिर्फ जो है मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। दोस्तों वर्तमान समय में हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें उसके 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, किंतु जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाएं हैं। दोस्तों इसमें समय समय पर कुछ भाषाओं को जोड़ा गया, जैसे कि 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय दोस्तों हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जो है 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1967 में हिंदी को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया। कौन कौन से भाषा को? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया। 2003 में 92वां संशोधन। 2003 में 92वां संशोधन। जब कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसा है कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखना 2003 में 92वां संशोधन के द्वारा जो है इसमें मैथिली, संथाली और डोगरी भाषाओं को जोड़ा गया। मैथिली, संथाली और डोगरी इन भाषाओं को संविधान के 92वें संशोधन में जोड़ा गया। दोस्तों आप इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा। इस सूची से आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं।
दोस्तों जो हमारी 8वीं अनुसूची थी उसमें मैथिली, संथाली, डोगरो भाषा के अलावा बोडो भाषाओं को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। दोस्तों आगे देखिए तथ्य को, सांसद जो है संविधान में संशोधन करके किसी नई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ सकती है। भाषा से जुड़ी जो चेंजिंग होंगे वे किस अनुसूची में होंगे दोस्तों? तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उससे जुड़े सभी तथ्य जो हैं वो 8वीं अनुसूची में जोड़े जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई 9वीं अनुसूची में के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। जो दोस्तों जब पहला संविधान संशोधन हुआ, पहले ही संविधान संशोधन में जो हमारा जो हमको धन से संबंधित जो हमको अधिकार दिए गए थे उसको संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है उसको हटा दिया गया था। दोस्तों बेसिकली संपत्ति के अधिकार को जो है मूल संविधान में जो हमको प्रदान की गई थी उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अधिग्रहण का उल्लेख किया। खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची जो दोस्तों हमारे संविधान में हमको अधिकार हमको जो तथ्य देखने को मिलेंगे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में लगभग इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। दोस्तों जब कभी भी हम 9वीं अनुसूची को विस्तार रूप से पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इनमें कौन से ऐसे विषय हैं, 284 कौन से ऐसे अधिनियम हैं शामिल है जिन पर हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में हम कानूनों को चुनौती नहीं दे सकते। आइए हम देखते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों संविधान की 10वीं जो अनुसूची है, संविधान की 10वीं अनुसूची बिल 52वें संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यदि आप किसी नए दल में जाना चाहते हैं तो इलेक्शन चुनाव से 6 महीने पूर्व ही आपको दूसरे पार्टी को ज्वाइन करना होगा, अन्यथा आप जो है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत कानून में दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है उसका जो है दंडनीय मतलब अपराध के अंतर्गत आएंगे। ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप इलेक्शन से जो है 6 महीने पहले आप दल बदल ऐसा कानून मतलब दल बदल एक दल से दूसरे दल में, दूसरे दल से तीसरे दल में आप कूद सकते हैं परंतु जो है संविधान मतलब इलेक्शन के बाद, चुनाव परिणामों के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 में लागू की गई थी। 1992 में दोस्तों इसका जो है प्रावधान हमारे संसद में लाया गया था, पारित हुआ था, पास हुआ था 1993। इसलिए दोस्तों कभी कभी एग्जाम में हमारे इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लागू करने की जब बात आए तो आप 1993 में करना, और इसका जो प्रावधान कब लाया गया तो आप 1992 में कर सकते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायती वर्तमान में 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल है। जो भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज, ग्राम पंचायतों से जुड़ी सभी जो है 29 विषयों को शामिल किया गया है। अब आइए देखते हैं हम 12वीं अनुसूची के बारे में। संविधान की 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा दी गई। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में अर्थात दोस्तों जो शहर हैं, छोटे या बड़े जो शहर हैं जहाँ नगर पालिकाओं का उल्लेख मिलता है, इसमें जो है बिल्कुल जो हमारा 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं का उल्लेख इनमें आपको देखने को मिल जाएगा। 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास में 18 विषय शामिल
किए गए हैं। जो नगर पालिका है उनको 18 विषय जो है प्रदान किए गए हैं हमारे संविधान के जो है 12वीं अनुसूची के द्वारा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो सभी अनुसूचियाँ हैं 8 मूल संविधान के तथा बाद में जो 4 जोड़े गए उन सभी को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और अपने एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से इसको पढ़ कर के जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पे इस टॉपिक से आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।